हाय दोस्तों, वेलकम। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डाओ थ्योरी के बारे में कि क्या होती है डाओ थ्योरी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ डाओ थ्योरी। डाओ थ्योरी क्या होती है, बेसिकली कैसे आई, क्या ही थी उसकी हिस्ट्री। सेकंड हम सीखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डाओ थ्योरी। फिर हम सीखेंगे 3 बेसिक टाइप ऑफ डाओ थ्योरी ट्रेंड्स। बेसिकली डाओ थ्योरी में 3 तरीके के हमें ट्रेंड्स बताए गए थे, उनके बारे में हम सीखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड। फिर हम सीखेंगे बेसिक ट्रेंड पैटर्न्स, आइडियल मार्केट पिक्चर की बेसिकली आइडियल मार्केट पिक्चर क्या होती है, क्या है सारी चीज़ें। फिर हम सीखेंगे कन्फर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फर्मेशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप मेरी बात माने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ सीखने के लिए। फिर हम सीखेंगे रोल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या रोल होता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये है हमारी सारी चीज़ें जो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाओ थ्योरी के बारे में कि डाओ थ्योरी क्या है, क्यों ही हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली डाओ थ्योरी हमारा ओरिजिन है। क्या है हमारा डाओ थ्योरी? हमारा ओरिजिन है हमारे टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत डाओ थ्योरी से ही हुई थी। ये कभी भी फॉर्मली एज अ थ्योरी नहीं आई थी हमारे पास। एक पर्सन था जिनका नाम था डाओ। वो थे जिन्होंने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करी थी। उन्होंने अपनी कुछ राइटिंग्स लिखी थी कि वो किन चीज़ों के ऊपर, किन मेथडोलॉजी के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करते हैं, एंड उसको बाद में डाओ थ्योरी का नाम दे दिया गया था। एंड यही है डाओ थ्योरी। हिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री से हमारा रेलेवेंस नहीं है। मेन हमारा रेलेवेंस ये है कि डाओ थ्योरी क्या थी, ताकि हम करंट जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। डाओ थ्योरी के बारे में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा सबसे पहले कि डाओ का ये बेसिकली कहना था कि इमोशंस आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेलियर इन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। और ये बात बहुत सही है। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से भी इस बात को मानता हूँ। और अगर आप करंटली भी लोगों को देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि इमोशन में आके किसी भी चीज़ को बाय करना या किसी भी चीज़ को सेल कर देना कहीं किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक हो सकती हैं ये कुछ चीज़ें। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक जर्नल टिप की तरह था कोर्स स्टार्ट करने से पहले। तो अब कोर्स में ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है डाओ। तो बेसिकली डाओ थ्योरी समझने से पहले हमें डाओ की थ्योरम्स को जानना पड़ेगा कि डाओ ने हमें क्या क्या थ्योरम्स दी थी। और डाओ ने हमें बेसिकली 3 से 4 थ्योरम्स दी थी। सबसे पहले थ्योरम के पास आते हैं हम। तो सबसे पहली थ्योरम हमें ट्रेंड्स के बारे में बताती है। ट्रेंड्स के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में भी काफ़ी सारी डिस्कशन कर चुके हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर डिस्कशन है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे बेसिक ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो डाओ बेसिकली हमारे ये कहते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आता है, उसके बाद मार्केट में एक टॉप बनता है, बेसिकली वो टॉप पोजीशन जिसके बाद मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद मार्केट में आता है एक डाउन ट्रेंड। ये बेसिकली उनके लिए मार्केट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था कि जैसे ही एक अप ट्रेंड आएगा उसके बाद टॉप बनेगा और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आ जाएगा। डाउ के हिसाब से मार्केट्स कुछ ऐसा वर्क करती हैं। एग्जैक्टली सेम लेवल्स पर आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट ऐसे जाए और फिर ऐसे बन जाए। ये एक अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया और ये एक टॉप हो गया। तो बेसिकली इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से मार्केट बनती है डाउ के हिसाब से। कुछ फाइन माइन्यूट डिटेल्स भी डाउ ने बताई थी। सबसे पहले जब वो नीचे आ जाता है, उससे नीचे जब वो और नहीं जाएगा तो उसे हम बॉटम कहते हैं कि ये लीजिए बॉटम बना दिया। डाउन ट्रेंड का जहाँ पे खात्मा होता है, जहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म होता है, वहाँ पे एक बॉटम बन जाता है। ये एक माइन्यूट डिटेल थी जो बेसिकली डाउ ने हमें बताई थी। सेकंड चीज़ जो उन्होंने हमें बताई थी वो बताई थी रिट्रेसमेंट के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिट्रेस, अपने स्टेप्स को वापस ट्रेस करना, इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद अगर ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है, अपने ही मूवमेंट को वापस रिट्रेस कर लेता है, उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो जर्नली कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए ये कोई लेवल था जिसे हम वॉच कर रहे थे, उससे स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया, फिर वापस वो अपने स्टेप्स को रिट्रेस करता है, उसके बाद अपना मेन अप मूव स्टार्ट करता है। तो रिट्रेसमेंट हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा ही कॉमनली देखने को मिलती है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रेड करा है तो आपने रिट्रेसमेंट को अक्सर देखा होगा।
एक और चीज़ के बारे में जो हमें इस थ्योरी से पता चलता है वो ये है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, एक ही रेंज में जब हमारा स्टॉक का प्राइस या फिर किसी भी, चाहे हमारा कोई इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, वो मूव करता रहता है तो उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन अपने आप में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनके बारे में हम लेटर मतलब बाद में भी डिस्कस करेंगे कोर्स के अंदर। अभी के लिए हमारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि हमें 3 चीज़ें के बारे में पता चला, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और टॉप क्या होता है। हमें पता चला डाउन ट्रेंड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक बॉटम बनाते हैं स्टॉक्स, एंड उसके बाद हमें पता चला रिट्रेसमेंट क्या होता है, एंड हमें पता चला कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी बात करी थी, तो ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी जानी पहचानी होनी चाहिए इस टाइम पे आकर, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। बट हाँ, ये जो हमने बात करी है बहुत ही आइडियल मार्केट है और ये सिर्फ सपनों में ही देखने को मिलती है। कभी भी कोई भी सिचुएशन इतनी आइडियल नहीं रहती कि ऐसे स्टॉक चलेगा फिर टॉप बनाएगा फिर बेसिकली डाउन ट्रेंड आएगा और फिर बॉटम बना देगा। इतनी आइडियली चीज़ें नहीं चलती हैं। रियल मार्केट्स काफ़ी मैसी रहती हैं, बाद में जाके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे रियल मार्केट के। बट हाँ, ये है कि रियल मार्केट्स इतनी आइडियल तो कभी भी नहीं रह पाती हैं। सेकंड जो चीज़ हमें थ्योरी से पता चली थी, जो उन्होंने बताया था, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम के अंदर आता है, वो ये आता है मार्केट ऑसिलेट्स ड्यू टू इमोशंस एंड बिजनेस साइकिल्स। बेसिकली वो ये कहते थे कि जो मार्केट्स हैं वो हमेशा ऑसिलेटिंग फेज में रहती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उनका ये कहना था कि जो स्टॉक्स भी होंगे उनमें भी हमेशा ऐसी साइकिल्स चलती रहेंगी। अगर ऊपर भी जाएंगे तो ऐसी साइकिल्स में ऊपर जाएंगे, नीचे भी आएंगे तो साइकिल्स में नीचे आएंगे, और अगर सेम ही लेवल्स पर रहेंगे तो भी साइकिल्स में ही रहेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे उनका रैशनल क्या था? इसके पीछे उनका रैशनल ये था कि अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो हर बिजनेस की, चाहे वो हमारा बैंकिंग हो, चाहे वो हमारी स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी फार्मास्यूटिकल हो, हर इंडस्ट्री में बेसिकली बिजनेस साइकिल्स रहती हैं। अगर आप बैंकिंग में भी देखोगे तो आपको अक्सर पता चल जाएगा कि कुछ क्वार्टर, स्टार्टिंग के क्वार्टर्स बैंकिंग के थोड़े ख़राब रहते हैं, एंडिंग क्वार्टर्स अच्छे रहते हैं। अगर आप फार्मा में देखोगे तो आपको कुछ और ट्रेंड मिलेगा। अगर आप स्टील में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 2-3 साल तक उनकी अर्निंग्स ऊपर जाती है, फिर 2-3 साल तक नीचे जाती है, फिर 2-3 साल ऊपर जाती है, फिर 2-3 साल नीचे जाती है। तो इसके कारण आपको पता चलेगा कि बिजनेस में इंटरनली, चाहे वो प्रॉफिट्स में हो चाहे सेल्स में हो, साइकिल्स चलती हैं यूनिफॉर्मली। ना तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, किसी भी सेक्टर के प्रॉफिट्स, किसी भी स्टॉक्स के प्रॉफिट कभी भी यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली नहीं गिरते हैं। तो इसी रैशनल के ऊपर उन्होंने कहा था कि जो स्टॉक मार्केट है वो भी हमेशा साइकिल्स में चलती है, वो हमेशा एक ऑसिलेटिंग नेचर में रहती है। सेकंड जो उन्होंने बोला था कि ये तो चलो हमने बिजनेस की साइकिल्स के बारे में बात कर ली, अब स्टॉक मार्केट की साइकिल्स का क्या? उन्होंने कहा था जो स्टॉक मार्केट में साइकिल्स होती हैं वो सिर्फ बिजनेस साइकिल पर डिपेंड नहीं करती, वो इमोशंस की साइकिल पर भी डिपेंड करती हैं। बेसिकली जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो लोग काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं एंड स्टॉक्स को बाय करते हैं। जब प्रॉफिट्स गिरते हैं तो लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं और अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। तो ये बात थी कि स्टॉक्स के बढ़ने में बिजनेस साइकिल का तो रोल है ही, बट इमोशंस का भी रोल है। तो इसके बारे में बेसिकली क्या कहते हैं, अगर हम इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा ढंग से देखें तो समझने की ट्राई करते हैं, और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ से पता चलने वाली है। सबसे पहले तो हम इस रेड लाइन को देखते हैं। अगर मैं इस रेड लाइन को देखूं तो ये रेड लाइन मेरी बिजनेस साइकिल को डिनोट करती है। आप इसे प्रॉफिट्स मान सकते हैं, आप इसे सेल्स मान सकते हैं। बेसिकली बिजनेस के ऊपर नीचे जाने का पता हमें इस साइकिल से लगता है, इस बिजनेस साइकिल से, प्रॉफिट से, सेल्स से हमें लगता है। तो हम इस चीज़ को हम ट्रेस कर सकते हैं, आप कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं उसमें। सेकेंड चीज़ है, ये है हमारी मार्केट, बेसिकली प्राइस। ये जो ग्रीन लाइन है हमारा प्राइस बताता है। सबसे पहले देखते हैं, ओके चलो बिजनेस साइकिल हमारे ऐसे चल रही है और प्राइस साइकिल है हमारी ऐसे चल रही है। सबसे पहले जो हमें चीज़ पता चलती है वह पता चलती है कि जो हमारा प्राइस है, प्राइस का टॉप, मतलब प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है और बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। अगर मैं अगेन नीचे आता हूँ तो मेरा जो प्राइस है, प्राइस का जो बॉटम है वो यहाँ आ गया, पर जो मेरी बिजनेस साइकिल का बॉटम है वो यहाँ है। तो यहाँ भी एक डिफरेंस है। तो अगर मैं हमेशा देखूँ तो हमें हमेशा देखने को मिलेगा जो प्राइस है वो हमेशा जल्दी रिएक्ट कर जाता है एज कंपेयर टू बिजनेस साइकिल। प्राइस हमेशा लीडिंग रहता है,
कि प्राइस हमेशा फ्यूचर को देखता है। तो जब तक बिजनेस साइकिल अपने टॉप मुकाम पर पहुंचेगा उस टाइम तक प्राइस अपने टॉप पर आ चुका होगा और हो सकता है गिरने भी लग जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पे प्राइस अपने टॉप पे है तब तक जब बिजनेस साइकिल अपने टॉप पे है तब तक प्राइस अपने टॉप पर नहीं है, उसने ऑलरेडी गिरना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लोग अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ इसके बाद बिजनेस साइकिल में डाउनफॉल आएगा। तो हमेशा प्राइस एक लीडिंग इंडिकेटर रहता है। सेकंड, हमें क्या पता चलता है कि भाई देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो मेरी बिजनेस साइकिल है वो बस यहीं तक बढ़ी, इतना ही ऑसिलेशन आया था मेरी बिजनेस साइकिल में, पर जो मेरा प्राइस है बिजनेस साइकिल में इतना बढ़ने के कारण जो मेरा प्राइस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो एक एक्सेसिव ऑसिलेशन है मार्केट के अंदर। तो एक्सेसिव ऑसिलेशन किस लिए? ये एक्सेसिव ऑसिलेशन है इमोशंस के कारण। बिजनेस साइकिल का तो रोल है ही, जैसे हमने नीचे पढ़ा, बट प्राइस के मूवमेंट में इमोशंस का भी रोल है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे लोग बिजनेस साइकिल के बिहाफ पर बेट्स नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग बस इसलिए भी बेट ले रहे हैं कि चलो यार प्राइस यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद शायद से आगे बढ़ जाए, खरीद लेते हैं। सेम चीज़ डाउनफॉल में भी जाती है कि बिजनेस साइकिल जब डाउनफॉल में गई तो बिजनेस साइकिल तो इतनी ही गिरी, बट जो मेरा बेसिकली प्राइस है वो इतना ज़्यादा गिर गया। तो इतना, ये है मेरी एक्सेसिव ऑसिलेशन, और ये भी हमारी इमोशंस के कारण ही है। तो इमोशंस के कारण है, इसलिए भाई जब स्टॉक इतना गिर जाता है तो लोगों को लगता है क्या पता और ज़्यादा गिरे, तो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और इसलिए एक्सेसिव एक डाउनफॉल भी मार्केट में अक्सर देखा जाता है। तो मार्केट्स हमेशा बिहेव जल्दी करेंगी, अर्ली, ज़्यादा जल्दी सिग्नल देंगी, एंड ज़्यादा एक्सेसिव, ह्यूज, जनरली ज़्यादा ह्यूज सिग्नल्स रहते हैं मार्केट के एज कम्पेयर टू बिजनेस, या फिर जो हमारे जो फंडामेंटल हैं स्टॉक्स के, उसके कंपेरेटिवली हमेशा ही हमें एक एक्सेसिवनेस देखने को मिलेंगी हमारे स्टॉक प्राइसेस के अंदर। तो वो हमेशा ये कहते थे, अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो प्राइसेस ऑसिलेट्स मोर देन बिजनेस साइकिल एंड लीड देम। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा विवादित व्यू भी है बेसिकली, और वो विवादित व्यू बेसिकली क्या है, वो ये है कि यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस साइकिल्स और मार्केट्स। तो हम अभी तक ये बोल रहे थे कि बिजनेस साइकिल के कारण मार्केट्स गिरती हैं, बाद में फिर इमोशंस का रोल आता है एंड प्राइसेस गिरते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये साइकिल उल्टी भी चल सकती है कि किसी इमोशनल कारण की वजह से या किसी भी खबर के कारण अगर प्राइसेस बेसिकली मार्केट गिर जाती है, उसके कारण भी मार्केट में इमेज का इशू पड़ता है, लोग अपने पैसे गंवा देते हैं, पैसे गंवाने के कारण लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं, स्पेंडिंग कम करने के कारण लोग खर्चा लोगों का कम हो जाता है, तो कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा, एंड अगर कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी नहीं आएंगी, एंड वो वापस उनकी बिजनेस साइकिल डाउनफॉल पे आ जाएगी। तो ये साइकिल उल्टी भी चल सकती है। तो जनरली ये एक बेसिकली कॉजल इफेक्ट कि क्या किस चीज़ को कॉज करता है, ये अब भी थोड़ा अननोन है, बट जनरली लोगों का ये मानना है कि बिजनेस साइकिल के कारण मार्केट्स मूव करती है एंड वाइस वर्सा ये नहीं चलता है। तो हम वही चीज़ मान के चलेंगे कि चलो यूजुअल केस में बिजनेस साइकिल के कारण मार्केट मूव करती है, बट एक माइंड में ज़रूर रहना चाहिए कि कुछ केसेस में ऐसा भी होगा जब आप ट्रेड कर रहे होंगे, तो जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में हमेशा ही नई सिचुएशंस आती रहती हैं, अतरंगी सिचुएशंस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपने कुछ एवरेजेस का यूज़ करा होगा, जैसे कि हमारा निफ्टी 50 या यूएस वगैरह में जैसे चलता है S&P 500, बैंक निफ्टी हो गया, अलग अलग एवरेजेस हैं। तो बेसिकली डाओ वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसी एवरेजेस का खोज करा था, उससे पहले एवरेजेस का यूज़ नहीं होता था एंड किसी को पता भी नहीं था मतलब कि एवरेजेस का यूज़ हो सकता है या इसके थ्रू इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करा जा सकता है। और आज के ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हम एवरेजेस के बिना अपनी ज़िंदगी ट्रेडिंग वर्ल्ड में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचिए आपके पास निफ्टी ही ना हो देखने के लिए कि ओवरऑल मार्केट्स कैसा कर रही हैं, तो आप क्या ही बता पाएंगे मार्केट्स के बारे में। सेकंड जो उनकी थ्योरम थी वो ये थी, इकोनॉमिक रैशनल शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन मार्केट एक्शन।
तो बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा डाउ की एवरेजेस की क्रिएशन के बारे में। तो डाउ ने बेसिकली 3 एवरेजेस बनाई थी। एक थी डाउ जोन्स, एक उन्होंने बनाई थी ट्रांसपोर्टेशन, और एक उन्होंने बनाई थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये 3 एवरेजेस क्यों बनाई थी? ये थी हमारी ओवरऑल मार्केट। जो हमारी ओवरऑल मार्केट होती है, ये हमारी ओवरऑल मार्केट का था। ये सारे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड स्टॉक्स बताता था, ये सारे जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स, ये सारे के सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स से रिलेटेड थे। तो उस टाइम पे यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा चलता था। तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी होता है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका कहना ये था कि अगर जो हमारा डाउ है, अगर हमारा डाउ जोन्स एक अप ट्रेंड लेना स्टार्ट करता है, तो उस अप ट्रेंड को आप तब तक सीरियसली ना लीजिए जब तक ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक्स में भी एक अप ट्रेंड आए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी एक अप ट्रेंड आए। अगर सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नीचे जा रहा है, तो जो डाउ जोन्स है वो कभी भी सस्टेनेबली नहीं बढ़ पाएगा। इन दोनों चीज़ों का साथ में ही बढ़ना ज़रूरी है। या अगर ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल जो हमारा बेसिकली इंडस्ट्रियल इंडेक्स था, वो ज़्यादा लंबे तक नहीं बढ़ पाएगा और बाद में गिर जाएगा। ये तीनों ही इंडेक्सेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और उनका इसके पीछे रैशनल क्या था? उनका रैशनल बेसिकली ये था कि अगर मान लीजिए गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, मान लीजिए जो हमारा प्रोडक्शन था, हमारा प्रोडक्शन इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए बट ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक्स डाउन है। तो ये लोग इससे प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएंगे और एट द एंड इनकी अर्निंग्स भी गिर जाएंगी एंड ओवरऑल मार्केट्स भी गिर जाएंगी। तो जब तक ये सारी चीज़ें एक सिनर्जी में काम नहीं करेंगी तब तक ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएंगी। तो बेसिकली उनका मानना ये था कि जब हम मार्केट्स को देखें तो एक इकोनॉमिक रैशनल भी बनाना चाहिए हमें अलग अलग एवरेजेस को देखकर। आज के टाइम पर हमारे पास काफ़ी सारी एवरेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया हमारा निफ्टी 50, हमारे पास हो गया हमारा निफ्टी 500। लोग इसे काफ़ी कम यूज़ करते हैं बट इंपॉर्टेंट एवरेज है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। एक हमारे पास हो गया बैंक निफ्टी। तो हम इन तीनों एवरेजेस का यूज़ कर सकते हैं देखते हुए कि अगर निफ्टी 50 ऊपर बढ़ रहा है तो बेसिकली हमारे बैंकिंग स्टॉक्स भी ऊपर बढ़े, क्योंकि इंडिया पे जो बेसिकली हमारे सेक्टर है, जो हमारी मार्केट है, वो बैंकिंग स्टॉक्स पे काफ़ी डिपेंड करती है। हमारे निफ्टी 500 भी मूव करे, मीन्स ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बेसिकली हमारे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स की ब्रेथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो अगर ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ ढंग से ऊपर बढ़ेगी तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हम निफ्टी 50 के जो अप ट्रेंड है उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, ज़्यादा उसमें हम कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे और बेसिकली ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ मुझे लगता है कि अप ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। तो आगे चलते हैं। अगली उनकी 4th थ्योरम थी कि प्राइसेस ट्रेंड। A trend is defined as a general direction in which something tends to move। ये ट्रेंड की बेसिकली एक इंग्लिश की डेफिनेशन है, बट हम यहाँ पे मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो समथिंग था हमारा, ये यहाँ पे प्राइस है। तो बेसिकली अ ट्रेंड इज समथिंग इन अ ट्रेंड इज डिफाइंड एज अ जनरल डायरेक्शन इन विच प्राइस टेंड्स टू मूव। ये हमारे लिए यहाँ की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स पर इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया था और सारे लोगों को इस टाइम पे बात क्लियर होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या चीज़ है, ट्रेंड कैसे मेजर करते हैं। सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हमारी डिस्कस हो चुकी है। कोई अगर उसमें अब भी शेडी है तो प्रीवियस लेक्चर को एक बार दोबारा से देख लीजिए, मेरी तो यही राय रहेगी। एक एक लेक्चर को कीनली वॉच करते चलिए। हो सकता है बहुत बार आपको बहुत सी चीज़ें बड़ी मेंडेन लगे, आपको ये लगे कि यार चीज़ें इतनी स्लो क्यों चल रही हैं, बट अगर अच्छे से बेस बनाकर चलेंगे, ढंग से पढ़ेंगे चीज़ों को, तभी मार्केट में पैसा बन पाएगा। 1-1.5
घंटे में किसी को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता। लोगों की ज़िंदगियां लग जाती हैं ढंग से समझने में, चीज़ों को, मार्केट्स को ढंग से समझने में। तो टाइम दीजिए। पैसा कभी भी कोई क्विक मनी आपको पैसे बनाकर नहीं दे सकता। मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को स्कैम करने का। 1-1.5 घंटे का लेक्चर मैं भी बना देता कि चलो भाई 1-1.5 घंटे में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बता देता लोगों को एंड बोल देता कि चलो यार इस चीज़ के थ्रू आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। बट ऐसे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकता। तो ढंग से डीपली जाने में ही भलाई है। तो आगे चलते हैं। खैर, देखते हैं ट्रेंड के बारे में क्या चीज़ें आई थी। ट्रेंड के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो डाउ ने बेसिकली 3 टाइप के ट्रेंड्स हमें बताए थे। सबसे पहला था हमारा प्राइमरी ट्रेंड। ये सबसे ज़्यादा मेन ट्रेंड रहता है मार्केट में और डाउ का बेसिकली फेवरेट ट्रेंड था। एंड वो उनका मानना ये था कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हमेशा प्राइमरी ट्रेंड पर ही रहना चाहिए। ये हमारा हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहता है। कौन सा ट्रेंड रहता है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। बेसिकली मार्केट्स 10-10 साल के लिए ऊपर जा रही है या फिर 2-3 साल के लिए ऊपर जा रही है, कभी कभार कुछ महीनों का भी होता है, पर जनरली ऑन एन एवरेज जर्नल डायरेक्शन क्या है मार्केट की ये बताता है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी ट्रेंड या फिर जो हम इसे कभी कभार कह देते हैं सेकेंडरी करेक्शन भी। ये बेसिकली क्या होता है, अगर मैं पूरे उसको देखूं, अगर मैं पूरा ग्राफ देखूं, ये जो मेरा पूरा ग्राफ है ये बेसिकली मेरा एक प्राइमरी ट्रेंड है, अपवर्ड डायरेक्शन का प्राइमरी ट्रेंड है। मैं इसे बुल मार्केट भी बोल सकता हूँ। तो इसमें एक मेजर करेक्शन आई है, तो इस मेजर करेक्शन को हम बोलते हैं जनरली सेकेंडरी करेक्शन। ये प्राइमरी ट्रेंड के अपोजिट रहती है। ये हमारे प्राइमरी ट्रेंड के हमेशा अपोजिट रहती है। इसे हम कहते हैं हमारी सेकेंडरी करेक्शन। तो ये तो हमारे सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में बात होगी। फिर उन्होंने हमें बताया था एक होती है हमारी डेली फ्लक्चुएशन। अगर आप यहाँ पे ये वेव्स देख रहे हैं जो है, ये हमारी डे टू डे फ्लक्चुएशन है। कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी प्राइस नीचे जाएगा, कभी कंसोलिडेट करेगा। तो ये छोटी छोटी डे टू डे मूवमेंट मार्केट में होती रहती हैं। उनका मानना यही था कि डे टू डे मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा हमें गौर नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा हमेशा प्राइमरी ट्रेंड पर ही रहना चाहिए। इस डेली फ्लक्चुएशंस को हम लोग माइनर ट्रेंड भी बोलते हैं। अगर कहीं पे हमें पढ़ने को मिले ऐसी टर्मिनोलॉजीज जानने का एट सच टेक्निकल एनालिसिस में कोई यूज़ नहीं होता। बट हाँ ये बात है, कल को आप कोई और टेक्स्ट पढ़ेंगे, कल को आप अपनी नॉलेज एक्सपेंड करना चाहेंगे या फिर आप कहीं पे कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर आपको ये टर्म्स पता होंगी तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपको कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतना पढ़ के भी यार मुझे कुछ नहीं आता, जो कि अक्सर हो जाता है अगर हमें कुछ टर्म्स नहीं पता होती। तो मेरे लिए बताना मेरा बेसिकली फ़र्ज़ है। तो अगर हम आगे देखें कि बेसिकली हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो क्या है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इन सक्सेसफुल स्पेक्यूलेशन। डाउ का ये मानना था कि अगर आपको सक्सेसफुली पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, अच्छे से स्पेक्यूलेशन करना है, तो आपका मेन फोकस हमेशा प्राइमरी ट्रेंड पर ही रहना चाहिए। पर इसका एक्सटेंड और ड्यूरेशन बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। बट ये स्टिल मच बेटर है किसी भी और ट्रेंड को देखने से, डेली फ्लक्चुएशंस को या सेकेंडरी ट्रेंड को देखने से मच 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 बेटर है। प्राइमरी ट्रेंड पे फोकस करा जाए, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। लॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, जब हमारा जो बेसिकली प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का रहता है उसे हम कह देते हैं बुल मार्केट। जब हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन का रहता है उसे हम कह देते हैं बेयर मार्केट। तो अब बेसिकली जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड होता है इसमें क्या फेजेस रहते हैं, बुल मार्केट में क्या फेज रहते हैं और बेसिकली जो हमारा बियर मार्केट है उसमें क्या फेजेस रहते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो अब मान लीजिए एक बियर मार्केट थी, वो बियर मार्केट ख़त्म हो रही है, बेसिकली बियर मार्केट का एंड आया है। तो इस टाइम पे लोगों की होप सारी मिट चुकी होंगी, लोग बहुत ही हताश होंगे, निराश होंगे, एक मायूसी छाई होगी लोगों में। तो जब बियर मार्केट ख़त्म होती है उसके बाद जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है रिसीविंग कॉन्फिडेंस। लोगों में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है कि यार अब शायद से मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी, जितना बुरा मार्केट में होना था वो हो चुका है, तो शायद मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी। तो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर बढ़नी स्टार्ट करती है। जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर बढ़नी स्टार्ट करती है, अब आपको पता है अर्निंग्स कंटिन्यूसली तो आती नहीं, कुछ कुछ इंटरवल्स पे आती हैं। तो उन इंटरवल्स के कारण फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स आनी स्टार्ट होती हैं। जब बेसिकली लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो लोग अपनी स्पेंडिंग करनी भी ज़्यादा कर देते हैं। क्या करनी ज़्यादा कर देते हैं? स्पेंडिंग करनी भी ज़्यादा कर देते हैं, सेविंग्स करनी
कम कर देते हैं, जिससे लोग खर्चा करते हैं तो क्या होता है, कंपनीज को होता है हमारा प्रॉफिट, कंपनीज के पैसे बनते हैं। तो जो हमारे कॉरपोरेट रिजल्ट्स हैं, कॉरपोरेट्स अर्निंग्स आती हैं और जो कि बढ़ी हुई आती हैं, इंक्रीज्ड कॉरपोरेट अर्निंग्स आती है हमारी। इंक्रीज्ड कॉरपोरेट अर्निंग्स देखकर मार्केट में एक नई रैली आती है, बेसिकली जिनकी होप्स थी, जिनको कॉन्फिडेंस मिला था, जिनके कारण स्टॉक ऊपर गया था, उन्हें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारा अंदाज़ा सही था, हमारा तुक्का सही था, अब मार्केट्स ऊपर जानी चाहिए क्योंकि अर्निंग्स भी अच्छी आ रही हैं। जब ये अर्निंग्स वगैरह सब आ जाती हैं, अब देखिए इतने लंबे टाइम से मार्केट्स ऊपर जा रही हैं तो लोग इसे देखते हैं, जो यहाँ वाला बंदा है वो देखता है उसके पैसे यहाँ तक बढ़ चुके हैं तो वो और पैसे लगाता है, फिर और बंदे भी देखते हैं वो और पैसे लगाते हैं, फिर बाकी सारे लोग भी जुड़ जाते हैं और इस पॉइंट पे आकर एक स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली सिर्फ होप्स पर चीज़ें चल रही होती हैं, किस पर, होप्स पर, सिर्फ होप्स और एक्सपेक्टेशन पर चीज़ें चल रही होती हैं कि शायद प्राइस इससे ऊपर चला जाए, उससे ऊपर चला जाए, और ऊपर चला जाएगा तो मैं और प्रॉफिट में निकाल दूंगा, और ऊपर चला जाएगा मैं तो और प्रॉफिट में निकाल दूंगा। अर्निंग से या बिजनेस के फंडामेंटल से उसका कोई भी रिलेशन नहीं रह जाता है और अपनी ट्रू वैल्यू से चीज़ों के प्राइसेस बहुत ऊपर भी चले जाते हैं और कभी कभार वो एक बबल बना देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपको किसी बबल के बारे में जानना है तो आपने सुना होगा एक डॉट कॉम बबल भी आया था 2000s के आसपास यूएस में। इंडियन मार्केट्स भी उसके कारण काफ़ी ज़्यादा क्रैश करी थी। तो डॉट कॉम बबल एक बहुत अच्छी स्टडी है जहाँ पे होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पर मार्केट्स कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी कि पता नहीं ये इंटरनेट क्या ही कर देगा, कैसा ही बेसिकली रेवोल्यूशन ले आएगा मार्केट में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, रेवोल्यूशन आया ज़रूर बट उतना ज़्यादा नहीं आया और इतनी स्विफ्टली नहीं आया जितने वैल्यूएशंस पहुँच गए थे। तो बुल मार्केट की बात हो गई। बुल मार्केट के बाद अगर बबल बना फिर बर्स्ट हुआ तो बेयर मार्केट में क्या क्या फेजेस चलते हैं। तो बेयर मार्केट में सबसे पहले होता है अबंडनमेंट ऑफ होप। सबसे पहले तो जी लोगों की होप्स खत्म हो जाती है। जो लोगों की होप्स थी ना कि प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, लोगों की होप्स खत्म हो जाती हैं। होप्स खत्म हो जाती हैं तो प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं। तो लोगों को नुकसान होता है, लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं, स्पेंडिंग वगैरह कम होती हैं, होप्स एक्सपेक्टेशन कम होती हैं। तो बेसिकली अब तो होप एक्सपेक्टेशन क्यों कम होनी स्टार्ट हुई कि लोगों को लगा जो अर्निंग्स है शायद वो उतनी अच्छी ना है, ऊपर से स्पेंडिंग भी कम होगी, तो फिर नई अर्निंग्स आती हैं जो कि आती हैं पहले से कम, जिसके कारण लोगों की विश्वास और ज़्यादा टूट जाता है और मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरने लग जाती हैं। और जब ये डिक्रीज्ड अर्निंग आ जाती है, मार्केट गिर जाती है, उसके बाद मार्केट सब इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं कि मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मार्केट में लोग डर के कारण बेच रहे हैं। अब किसी को कोई ना कोई काम भी आता रहता है, भाई किसी की शादी है, किसी को अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है, तो भाई मजबूरी में भी आकर लोगों ने इतना सारा वेट कर लिया कि शायद से टर्न ले ले मार्केट, मार्केट ने नहीं लिया तो डिस्ट्रेस में आकर डिस्ट्रेस सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और कोई वैल्यू पर ध्यान नहीं देता कि हो सकता है कि ट्रू वैल्यू मार्केट की यहाँ थी या फिर यहाँ पे लोगों को नहीं लगता कि अंडर वैल्यूड जा रही हैं चीज़ें। लोग बस कि हाँ भाई सेलिंग हो रही है, मार्केट नीचे गिर रही है तो फटाफट बेचो, निकलो, इस फेज़ में आ जाते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली आता है वो फेज़ जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई जितना बुरा होना था हो चुका है, प्राइस में सब डिस्काउंट हो चुका है, जो वर्स्ट हो सकता था मार्केट में हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मार्केट्स नहीं गिरेंगी। फिर ये वाला फेज़ आता है मार्केट्स के अंदर। ये हमारा बेसिकली टोटल वो था कि एक बुल मार्केट से लेकर बियर मार्केट तक क्या क्या फेजेस रहते हैं मार्केट में। इससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी मार्केट के बारे में, शायद से कुछ ट्रेडिंग हैबिट्स आपकी सही हुई होंगी, या आप कोविड में सारी चीज़ें हैं, कोविड में जो बुल रन आया, जो बियर मार्केट का रन आया, आप उसे भी शायद से अब एक डिफरेंट नज़रों से देख रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर। यही है जी इस कोर्स की आशा कि आप मार्केट्स को थोड़ी डिफरेंट नज़रों से देखें। तो चलिए कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रेंड की सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है। तो सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली ये पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। जनरली मुझे लगता है विजुअल्स के थ्रू लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ आता है। हमने एक सेकेंडरी ट्रेंड की बेसिक डेफिनेशन तो दे दी थी, तो अब देखते हैं सेकेंडरी ट्रेंड आता कैसे है। तो ये था हमारा प्रीवियस सेकेंडरी ट्रेंड जो चल रहा था। प्रीवियस सेकेंडरी ट्रेंड जैसे ही ख़त्म हुआ, प्राइमरी ट्रेंड ने अपनी वापस डायरेक्शन ले ली
उसके बाद हमारा सेकेंडरी ट्रेंड वापस आया। अब सेकेंडरी ट्रेंड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जनरली 33% या 66% का फॉल दिखाता है। ये अक्सर मार्केट में देखा गया है कि 33% या 66% का फॉल ही हमारा जो है ये हमारा सेकेंडरी ट्रेंड दिखाता है। ये जो फॉल था इसे हम कहते हैं सेकेंडरी करेक्शन। ये टर्म आपको कभी ना कभी यूज में आ जाएंगी। इसके बाद वापस से प्राइमरी ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड ने हमें एक रैली दिखाई और उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर प्राइस ने वापस फॉल करना स्टार्ट करा और वो फॉल करता ही रहा जो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन देने लगा कि भाई जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और एक बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है हमारी मार्केट्स के अंदर। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे है वो ये, अगर हम बस यहाँ तक का एरिया देखें, यहाँ तक का एरिया और ये वाला एरिया, अगर हम इन दोनों एरियाज को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम लगते हैं। तो यही डाउ का भी कहना था कि जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो और जो हमारी प्राइमरी ट्रेंड के रिवर्सल का स्टार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम लगता है। तो इसलिए सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड का जो रिवर्सल है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी को हम आगे टैकल भी करेंगे, जो बाकी टेक्निकल एनालिसिस के हमारे लेक्चर्स आएंगे। इसी लेक्चर में आगे भी कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा सा बेसिकली हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है कि शायद से सेकेंडरी ट्रेंड नहीं है, ये प्राइमरी ट्रेंड ही चेंज हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंपॉर्टेंट अपोजिट ट्रेंड फ्रॉम द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड से अपोजिट बिहेव करेगा। प्राइमरी ट्रेंड हमारा ऊपर का था, सेकेंडरी ट्रेंड में प्राइस नीचे चला गया, तो अपोजिट ट्रेंड है, मेजर है, माइनर फ्लक्चुएशन नहीं है, डे टू डे फ्लक्चुएशंस हो सकता है ऐसे चल रही होती। डे टू डे फ्लक्चुएशंस नहीं, एक मेजर करेक्शन है 33% का या 66% का है, समवेयर इन बिटवीन 33 से 66% के बीच में एक मेजर करेक्शन है। तो इसे कोई माइन्यूट आप फ्लक्चुएशन में नहीं मान सकते, माइन्यूट फ्लक्चुएशंस को आप सेकेंडरी ट्रेंड में नहीं गिनेंगे। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली है 33% या 66%। अब ये 33% या 66% हमें कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम द प्रीवियस सेकेंडरी ट्रेंड। ये हमारा प्रीवियस सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ एक ख़त्म हुआ था, तो ये जो अब तक के गेन्स हुए हैं अगर मैं इसे 100 मानूँ तो यहाँ से टॉप से लेकर यहाँ तक, यहाँ से 33% या 66% का करेक्शन प्रीवियस जो हमारी सेकेंडरी ट्रेंड जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ से। तो ये चीज़ हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सेकेंडरी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। हिस्ट्री में वो करना आसान है पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हमने इस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। मैं अगेन आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं दिया, मैं बहुत ज़्यादा मेरा एम्फेसिस रहेगा कि आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर देखिए, काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा उससे। सेकेंड बीइंग, जो हमारी थर्ड पॉइंट था जो हमने डिस्कस करा था, बीइंग एबल टू प्रिडिक्ट सेकेंडरी ट्रेंड कुड इंक्रीज प्रॉफिट्स। हाँ ऑफ कोर्स आपके प्रॉफिट्स ज़रूर बन सकते हैं अगर यहाँ पे आप बेच के निकल जाते हैं, आपको डाउनफॉल ना देखना पड़ता, फिर अगेन यहाँ पे बाय कर लेते, बहुत ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स होते ऑफ कोर्स होते। बट डाउ इन इट्स कंसिडर्ड वेरी डेंजरस, वैसे बहुत ज़्यादा डेंजरस बोलता था, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी ट्रेंड एंड प्राइमरी ट्रेंड चेंजेस जो स्टार्ट होता है इज़ ऑलमोस्ट सेम, जो कि हमने यहाँ पे देखा बिल्कुल सेम से ही दिखते हैं, सेम से ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड का जब रिवर्सल हो रहा होता है, इन दोनों को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप इसे समझ रहे हो कि प्राइमरी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट ये सिर्फ एक सेकेंडरी ट्रेंड ही था, एंड अगर आप अपनी सारी पोजिशन बेच के निकल जाते, हो सकता है आप एक बुल रन को मिस कर देते। ये सारे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने के हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हमने सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में बात कर ली है, तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड ट्रेंड, और कहीं ना कहीं सबसे थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड भी हम कह सकते हैं, जो कि हमारा होता है माइनर ट्रेंड, जो कि हमारी होती है डे टू डे मूवमेंट, यूजुअली यूजलेस अंटिल दे आर फॉर्मिंग लाइंस। तो बेसिकली लाइन क्या होता है, सबसे पहले तो लाइन देख लेते हैं। लाइन कुछ नहीं होता, अगर एक टाइट रेंज में हमारा स्टॉक मूव कर रहा होता है, लेट्स से ऑलमोस्ट इसे 5% की रेंज माना जाता है डाउ के टाइम से, तो अगर 5% रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है,
एंड सिचुएशंस काफ़ी चेंज भी हो चुकी हैं डाउ के टाइम से। तो अगर एक टाइट रेंज में स्टॉक मूव कर रहा होता है, उसके बाद अगर वो एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट देता है या एक अपवर्ड ब्रेकआउट देता है, तो माना जाता है कि उसी डायरेक्शन में वो आगे फर्दर भी मूव करेगा। अगर ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट दिया था तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, अगर नीचे की तरफ से ब्रेकआउट दिया था तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इस फॉर्मेशन को हम लाइन बोलते हैं। तो डे टू डे फ्लक्चुएशंस हमारी तब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब वो लाइन फॉर्म कर रही हो। अगर लाइन फॉर्म नहीं कर रही है तो डे टू डे फ्लक्चुएशंस हमें कुछ खास चीज़ नहीं बताती हैं, बट हमें इन्हें देखते ज़रूर रहना चाहिए, बिकॉज जनरली ये डे टू डे फ्लक्चुएशन एक पैटर्न बना सकती हैं और उस पैटर्न में ज़रूर प्रिडिक्टिव पावर है। मतलब कि अगर स्टॉक्स बस यूं ही मूव कर रहा था तो इसमें कोई प्रिडिक्टिव पावर नहीं है, डे टू डे फ्लक्चुएशंस है, इसे हमें नहीं देखना चाहिए। बट अक्सर डे टू डे फ्लक्चुएशंस कभी कभार पैटर्न बना देती हैं और उस पैटर्न में एक प्रिडिक्टिव नेचर होता है। जैसे ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अगर आपने मार्केट्स में थोड़ा भी ट्रेड करा है तो इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आगे चल के हमारे इस कोर्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है क्या है, कैसे फॉर्म होता है और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रिडिक्टिव नेचर ज़रूर होता है कि जैसे ये नेकलाइन, इसे हम नेकलाइन बोलते हैं बेसिकली, जैसे ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इसके जितना, मतलब ऑलमोस्ट इतना डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पैटर्न में प्रिडिक्टिव पावर ज़रूर है। तो इसके लिए हमें डे टू डे पैटर्न्स को, डे टू डे जो हमारे फ्लक्चुएशन है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या वो एक बेसिकली एक पैटर्न बना रही है, और अगर पैटर्न बना रही है तो उससे हम उसकी प्रिडिक्टिव पावर यूज़ कर सकते हैं। बट एज सच उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रिडिक्टिव पावर देखने को नहीं मिलती है। अच्छी बात यह है कि यूजुअली ये पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो अगर पैटर्न फॉर्म होता है तो उसके बाद हम अपनी ट्रेड ज़रूर इनिशिएट कर सकते हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई थी कन्फर्मेशन के बारे में, कि जो बेसिकली एवरेजेस हैं अगर वो एक दूसरे को कन्फर्म कर रहे हैं तो वो सस्टेन करेंगी, बट अगर वो कन्फर्म नहीं करती हैं तो जर्नली वो मूवमेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। कन्फर्मेशन के बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन है इसी लेक्चर में। बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं, अब मान लीजिए अगर हमारा निफ्टी 50 ऊपर जाता है, जो बेसिकली ये है, अगर मैं इसे निफ्टी 50 मान लूँ और नीचे वाला अगर मैं निफ्टी 500 है, मतलब ब्रॉडर मार्केट्स नीचे जा रही हैं, सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा चांस है कि निफ्टी 50 इसके बाद मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा और गिर जाएगा। तो हमें सारे एवरेजेस को साथ में देखना चाहिए कि अगर सारे एवरेजेस साथ में मूव कर रहे हैं तभी हमारी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है और तभी हम निफ्टी 50 में एक सस्टेनेबल बुल रन देख सकते हैं, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 1.5 साल का हो, चाहे वो 6 महीनों का हो। तो सस्टेनेबल बुल रन हम तभी देख पाएंगे, नहीं तो शॉर्ट टर्म में या तो वो कंसोलिडेट कर जाएगा या डाउन टर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। The creators of technical analysis would be really sad today seeing day trading FOMO। बेसिकली क्या है, वो इतना ज़्यादा एम्फेसिस करके गए कि फ्लक्चुएशन, डे टू डे फ्लक्चुएशंस पर आप ज़्यादा फोकस ना करिए, प्राइमरी ट्रेंड पर फोकस करिए, कि आज के टाइम पे अगर वो डे ट्रेडिंग की हमारी सिनेरियो देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते, क्योंकि उनके कहना ये था कि जो डे ट्रेडिंग है, जैसे जैसे टाइम होराइज़न हमारा छोटा होता रहेगा वैसे वैसे जो उसकी प्रेडिक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। एंड दे वुड बी राइट। अगर आप बेसिकली देखें कि कितने सारे ट्रेडर्स हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं और उनमें से कितने फेल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 99% डे ट्रेडर फेल, वो लॉस में ही रहते हैं। यूजुअली ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 78% 80% ट्रेडर फेल करते हैं, बट डे ट्रेडिंग में 99% ट्रेडर लॉस में रहते हैं, वो लॉस मेकिंग करते हैं। एंड इन सो इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे ही तभी फोकस करना चाहिए, उनका कहना यही था। तो हमने कन्फर्मेशन, बेसिकली जो कन्फर्मेशन है उसके बारे में हमने बहुत लाइट से डिस्कशन कर ली है। अब एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं कन्फर्मेशन क्या होता है। मेरे लिए इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये, मैं इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था जब मैंने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली कन्फर्मेशन क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई एक एवरेज है, आप इसे निफ्टी भी मान सकते हैं, आप इसे बैंक निफ्टी भी मान सकते हैं, जो भी एवरेज है जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है कि भाई आपका मेन फोकस इस एवरेज के बारे में जानना है। दूसरा है जिसके ऊपर एवरेज डिपेंड करती है, मान लीजिए निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में 33% शेयर होल्डिंग बैंक निफ्टी की रहती है।
तो आपको लगता है इंडिया की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर सकती जब तक बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं करेगा। तो सेकंड आपकी जो एवरेज है वो बैंक निफ्टी आपने ले ली, तो यहाँ पे दोनों ही सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिमिलरली ही बिहेव कर रहे हैं। तो जो निफ्टी 50 का जो हमारा मूवमेंट था, जो अपवर्ड मूवमेंट था, वो बैंक निफ्टी के अपवर्ड मूवमेंट से कंफर्म हो चुका है। तो बेसिकली ये हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा, ये कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस देगा कि निफ्टी 50 और ऊपर जा सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड्स लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। सेकेंड सिनेरियो, मान लीजिए निफ्टी तो ऊपर जा रहा था पर बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट कंफर्म नहीं हुई है। तो इसके बाद हो सकता है जो हमारा निफ्टी है कंसोलिडेट कर जाए या वो भी बैंक निफ्टी की तरह गिरना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हमारा बेसिकली एक कंफर्मेशन नहीं आया है, तो ये हम इसे एक सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं मान सकते हैं। अब बेसिकली देखते हैं कि कंफर्मेशन एक्चुअली रियल मार्केट में दिखता कैसा है। रियल मार्केट ऐसे तो मूव नहीं करती है। एक थोड़ा सा सूडो एग्जांपल लेते हैं रियल मार्केट्स का। नीचे हमारे पास लाइव एग्जांपल्स भी हैं, तो लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे कंफर्मेशंस के। उससे पहले एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं सूडो एग्जांपल से, बिकॉज ये समझने थोड़े आसान रहते हैं। रियल मार्केट्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चॉपी रहते हैं, तो बहुत बार समझने आसान नहीं हो पाते। तो अब देखते हैं। तो बेसिकली ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया था और ये हमारी बेसिकली वो इंडेक्स है जिससे हम कंफर्म कर रहे हैं। ये आप निफ्टी मान लीजिए अगेन, या बैंक निफ्टी मान लीजिए। तो मान लीजिए निफ्टी ने एक हाई बनाया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी एक हाई बनाया, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। ओके, एक वापस एक डाउन टर्न लिया, एक लो बना। उसके बाद इस पॉइंट पे निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने ही अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन मिल गया और वो कंफर्मेशन सही भी निकला। उसके बाद जो हमारा निफ्टी है उसने देखिए कितना अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिया है। फिर देखिए एक सेकेंडरी मूवमेंट आया, जो उस टाइम पे हमें सेकेंडरी मूवमेंट लगता। ये सेकेंडरी रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद एक सेकेंडरी रिएक्शन आया, एक छोटा रिएक्शन लिया मार्केट ने, मार्केट्स ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अब देखिए ऊपर तो गई, पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी नया हाई नहीं बनाया मार्केट ने। साइन ऑफ प्राइमरी रिवर्सल, नॉन कन्फर्मेशन भी हम इसे कहते हैं, जब अप ट्रेंड में मार्केट से एक नया हाई नहीं बनाती है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने देखा था, इसका फर्स्ट लेक्चर आपने देखा था, तो आपको पता चलता कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन होती है हायर हाइज एंड बेसिकली हायर हाइज भी कह सकते हैं। बेसिकली एक डेफिनेशन है जो हमारी अप ट्रेंड की होती है। बट यहाँ पे जो हाई बना वो प्रीवियस हाई से नीचे बना है, तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिला। ये इंडिकेशन हमें बैंक निफ्टी में भी मिला कि भाई चलो ये वाला हाई नहीं क्रॉस कर पाया प्रीवियस हाई को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट्स ने वापस डाउन टर्न लिया और जो प्रीवियस लो बनाया था मार्केट ने उस लो को ब्रेक कर दिया। ये नया लो बना और यहाँ से नया लो कंफर्म भी हो गया, क्योंकि जो हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने भी हमारा एक यहाँ पे नया लो बना दिया। तो ये बेसिकली अब हमें सारे कंफर्मेशन मिल गए कि जो बेसिकली हमारी जो पीक थी वो भी हमारी प्रीवियस पीक से ऊपर नहीं गई। बेसिकली एक नया लो बना जो प्रीवियस लो से नीचे था, और जो हमारी सेकंड एवरेज थी उसने भी हमें कंफर्मेशन दे दी है, जो हमारा बैंक निफ्टी था कि देखिए जी न्यू लो कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ से हमारा न्यू हमारा लो था वो कंफर्म हो गया, और यह हमें इंडिकेट करता है एक प्राइमरी ट्रेंड का रिवर्सल। यहाँ से मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होंगी कि प्राइमरी ट्रेंड का रिवर्सल हम कैसे देख सकते हैं। तो अब अगर मानिए हमारे पास, अगर हम इस चीज़ को, इस पिक्चर को एक बार हटा भी देते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर है वो कैसी बन सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर बन सकती है। मान लीजिए स्टॉक ने एक अप टर्न लिया, डाउन टर्न लिया, एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट्स अच्छे से ऊपर गई, हमारा जो प्रीवियस, जो बेसिकली हमारा प्रीवियस हाई था उस हाई को क्रॉस करा। बट उसके बाद जो सेकेंडरी करेक्शन थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन रहता है कि जो हमारा प्रीवियस, जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। और अगर इस चीज़ के साथ जो हमारी दूसरी एवरेज है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे,
तो ये कंफर्मेशन भी मिल जाता है कि हाँ हमारा प्राइमरी ट्रेंड अब शायद से चेंज हो रहा है। तो इस टाइप की मार्केट मूवमेंट को भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। अगर हमारा प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है, अगर हमारा हायर हाई बना भी देता है, तब भी अगर प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है तो हमारे एक प्राइमरी ट्रेंड में रिवर्सल सजेस्ट कर सकती है मार्केट्स। बेसिकली क्या मानना है, एक्सट्रीम लेवल्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी रिट्रेसमेंट, ये बेसिकली हमारी सेकेंडरी रिट्रेसमेंट ये होती है, हमने ऊपर डायग्राम में मैंने आपको बताया भी था। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड आर द एविडेंस दैट द प्राइमरी ट्रेंड हैज चेंज्ड, कन्फर्म्ड बाय द अदर एवरेजेस गिव प्रूफ ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड रिवर्सल। ये हमारा प्रूफ था जी सेकेंड एवरेज से कि भाई कंफर्म हो चुकी है हमारा, ठीक है। और ऊपर तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, ये हमारा बैंक निफ्टी है, इसका हम मेनली यूज करेंगे कंफर्मेशन के लिए। और ये हमारा निफ्टी 50 है जिससे हम देखेंगे इकोनॉमी इंडिया की कैसे वर्क कर रही है। ओवरऑल बेसिकली ओवरऑल जो हमारी मार्केट्स हैं वो ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। तो अब सबसे पहले देखते हैं, ये बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया, ओके जी, निफ्टी ने भी हमारा लो बना दिया, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एनालिसिस का। अब अगर हम देखें हमारे निफ्टी की तरफ, तो यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया और उसके बाद नीचे आने लगा और उसने अपने प्रीवियस लो को यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक कर दिया तो अब हम इसे कंफर्म करेंगे बैंक निफ्टी के साथ, ओके, ये वाला लो बेसिकली कंफर्म हो चुका है बैंक निफ्टी के थ्रू। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक फर्दर काफ़ी मेजर करेक्शन देखी गई है दोनों ही इंडेक्सेस में, ओके। उसके बाद मार्केट्स ने ऊपर बढ़ना स्टार्ट करा और इस पॉइंट पर एक नया हाई बनाया निफ्टी ने, ठीक है। एंड हमारे बैंक निफ्टी ने भी इस पॉइंट पर हाई बनाया, ओके, तो हाई है यहाँ से कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारे निफ्टी ने हाई बनाया, उसके बाद इस पॉइंट पर आकर निफ्टी ने ये हाई नया हाई बनाया, बेसिकली प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है अप ट्रेंड की तरफ। तो अब हम इसे बैंक निफ्टी से कंफर्म करेंगे एंड बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे नया हाई बनाकर उसे ब्रेक कर दिया है। तो प्रीवियस हाई का ब्रेकिंग और बैंक निफ्टी के थ्रू हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ से एक ट्रेंड में रिवर्सल आ गया है, एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। और कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ से एक बहुत मेजर अप ट्रेंड देखा मार्केट में बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी। तो अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं, और ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर वापस अगेन निफ्टी ने एक मेजर हाई बनाया, ओके, बैंक निफ्टी ने भी एक मेजर हाई बनाया। तो यहाँ तक हम दोनों साथ हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा निफ्टी था, निफ्टी ने यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस हाई था, जो हमारा ये हाई था, इसे इस लेवल पर वापस क्रॉस कर दिया, एक न्यू हाई बना दिया और एक अपवर्ड डायरेक्शन में वापस मूवमेंट ले ली। बट बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी अब भी अपने प्रीवियस हाई से लो था। तो अब अगर इस डायरेक्शन में हम आगे देखें तो बैंक निफ्टी इस लेवल तक अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाता। और जब भी कोई हाई क्रॉस होता है तो हमें कुछ दिन रुकना चाहिए। तो इसलिए अगर हम कुछ दिन रुकते तो हमें पता चलता उसके बाद जो हमारा निफ्टी है वो डाउनवर्ड मूवमेंट्स में ही जा रहा है। उसके बाद निफ्टी ने अप ट्रेंड अपना खो दिया। तो अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा होता, उसने कंफर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे होते, तो उसे पता चलता कि इसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं बची है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर मूव करा और देन ट्रेंड चेंज हो गया। अपवर्ड मूवमेंट से मार्केट कंसोलिडेशन के मूवमेंट में आ गई। अगर आप इस बड़े रिट्रेसमेंट को देखेंगे तो आप इसे एक छोटा डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे हो गया कंफर्मेशन। आगे भी अगर मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे न्यू हाई बनाया था इस हाई के बाद, बट निफ्टी इसे अच्छे से कंफर्म नहीं कर पाया एंड दोनों ही स्टॉक फर्दर भी डाउन चले गए। बैंक निफ्टी भी फर्दर डाउन चला गया था, अपने बेसिकली लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया था और ना ही निफ्टी कर पाया था। तो इसके थ्रू आपको थोड़ा सा पता चला कि हम बेसिकली इंडेक्सेस को एक दूसरे से कंफर्म कैसे करते हैं। इकोनॉमी की सारी चीज़ें जब साथ में चल रही होंगी, इकोनॉमी तभी बढ़ेगी। कोई भी अगर आप इकोनॉमी का मेजर फैक्टर पीछे छोड़ देंगे
तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसमें आपका इंडेक्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आता है आपका पर्सनल जजमेंट, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा बेसिकली डिफ़िकल्ट नहीं रहा। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। हमारा निफ्टी हो गया, हमारा निफ्टी 50 हो गया, हमारा निफ्टी 500 हो गया, बैंक हो गया, आईटी हो गया, कुछ मेजर इंडेसेस हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप 5-6 इंडेसेस भी देखें, 5-6 इंडेसेस को भी कंफर्म करें तो बेसिकली 15 से 20 मिनट का आपका टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट में आपको मेजर मार्केट मूवमेंट्स आप कंफर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों में, तो आप अक्सर बहुत आसानी से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हमारी अगली चीज़ आती है, वो जो हमारी आती है वो होता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। हमने प्राइसेस के बारे में तो इतनी बात कर ली, वॉल्यूम के बारे में हमने बिल्कुल भी बात नहीं करी है। तो हमारी वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि अपने आप में मैं आपको ये कुछ वॉल्यूम बता दूँ, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम बढ़ा, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर घट गया, तो अपने आप में कुछ नहीं बताता। आप कुछ नहीं बता सकते मार्केट ऊपर गई थी, नीचे गई थी, कैसे मूव करी थी। अपने आप में ये यूजलेस है। बट अगर मैं इसे प्राइस के साथ देखूं तो ये मुझे ज़रूर कुछ सिग्नल्स दे सकता है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे सकता है। हमने इंडेसिस से भी कंफर्मेशन लिए, जैसे कि लोअर लोज ब्रेक हुए, हमने वहाँ से भी कंफर्मेशन लिए, अलग अलग जगहों से हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो वॉल्यूम भी एक कंफर्मेशन का काम करता है और हमें एक एक्सेसिव कंफर्मेशन दे सकता है कि चलो अगर हमारे पास वॉल्यूम का भी सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं मार्केट शायद से अच्छा परफॉर्म करेंगे या ख़राब परफॉर्म करें। तो जब मैं आपको बताऊँगा कि वॉल्यूम को बेसिकली कैसे रीड करना है तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, वॉल्यूम इज़ अ रिलेटिव मेजर। हाई वॉल्यूम इन एन अनएक्टिव मार्केट कुड बी कंसिडर्ड लो इन अ एक्टिव मार्केट। बेसिकली मार्केट में अलग अलग फेजेस चलते हैं, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वॉल्यूम लो चल रहे हैं, एक बीच में हाई वॉल्यूम आया। ओके तो जब मार्केट्स अनएक्टिव थी या फिर मान लो कोई स्टॉक है उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है, तो अगर आप उसके वॉल्यूम्स देखें फिर आप किसी स्टॉक से कंपेयर करें जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो जो बेसिकली लो ट्रेडिंग वाला स्टॉक था उसका हाई वॉल्यूम भी हो सकता है। जो एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक है उसके बेसिकली एक एवरेज वॉल्यूम से भी कम हो, उसमें ये वॉल्यूम लो माना जाए। तो एक एवरेज मेजर है, बेसिकली रिलेटिव मेजर है कि आप प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करें या एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करें किसी स्टॉक के, तो आपको आसपास के वॉल्यूम से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि करंट वॉल्यूम मेरा कैसे काम कर रहा है। सिर्फ ये नहीं देखना इतने लाख शेयर आ गए, इतने लाख शेयर बिक गए, आपको ये देखना कि चलो भाई ऑन एन एवरेज कितने शेयर बिकते हैं, कितने शेयर खरीदे जाते हैं, पहले कितने शेयर बिके थे। ये सारी चीज़ें देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड चीज़, एनालिसिस में जाने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम हैज़ मच लेस इंपॉर्टेंस देन प्राइस इटसेल्फ। वॉल्यूम को आपको गौर ज़रूर करना है बट प्राइस जितना नहीं। अगर मान लीजिए लोअर लोज बना रहा है बट वॉल्यूम से आपको इंडिकेशन मिल रहा था कि नहीं प्राइस ऊपर जाएगा, तो पहले आपको प्राइस की सुननी है, वॉल्यूम की नहीं सुननी। जब ये साथ में सिमिलर इंडिकेशन दें आपको कि भाई ठीक है प्राइस भी बोल रहा है कि ऊपर जाना है, वॉल्यूम भी आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे, तो आप एक्सेसिव बेट ले सकते हैं। बट अगर आपको प्राइस कुछ और बता रहा है और वॉल्यूम कुछ और बता रहा है तो प्राइस ओवर रूल्स वॉल्यूम। आपको फिर आपके बेसिकली प्राइस एक्शन के साथ जाना है, वॉल्यूम के साथ नहीं जाना। ये एक आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए है, ये आपको प्राइमरी इंडिकेशंस देने के लिए नहीं है किसी भी चीज़ में। तो आपको एक बेसिकली सपोर्टिंग हैंड के तौर पे ही इसे सोचना है। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम्स को हम देखते हैं एक ओवरबॉट मार्केट में, कि ओवरबॉट मार्केट में आपको कैसे पता चल सकता है ओवरबॉट मार्केट के बारे में वॉल्यूम्स का एनालिसिस करके। तो ये देखते हैं, तो ये कंडीशन है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ही ओवरबॉट चल रही थी इंडिया के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये HDFC बैंक का चार्ट है, यहाँ पे जब ये एक बुल रन था, बहुत मेजर बुल रन देखा था। बेसिकली अभी की बात है जब मार्केट्स कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बुल रन मार्केट्स ने देखा और उसके बाद मार्केट्स कंसोलिडेशन में चली गई, उसी टाइम की बात है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो मेरा बुल रन है ये मेरा प्रीवियस बुल रन था, बट यहाँ पे जब ये डाउनफॉल आने लगा तो डाउनफॉल में मैंने देखा कि वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं।
बट जब एक अप ट्रेंड आया, यहाँ पे प्राइस मेरे इंक्रीज कर रहे थे बट यहाँ पे मेरे वॉल्यूम्स डिक्रीज होने लग गए। तो जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिलता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट चल रही है। तो जब मार्केट ऊपर जा रही है तो लोग उतने ज़्यादा मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट जब मार्केट नीचे जा रही है तो लोग अक्सर इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों को मार्केट के नीचे जाने पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एज़ कम्पेयर टू मार्केट के ऊपर जाने पे। तो कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट सिचुएशन दिखाता है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट अब और ऊपर जाएगी या और ऊपर सस्टेन कर सकती है। एंड ऐसा ही हुआ था, उसके बाद एक बियर रन स्टार्ट हो गया था मार्केट के अंदर, या आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, इंडियन मार्केट में वो स्टार्ट हो गया था। अगर मैं अपोजिट देखूं कि एक ओवरसोल्ड कंडीशन में क्या होता है, तो आइए चलिए देखते हैं। ये ओवरसोल्ड कंडीशन थी, ये बेसिकली जो हमारा 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैंने उसका चार्ट उठा रखा है HDFC बैंक का। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जब ये बेसिकली 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। बट इसमें डाउन ट्रेंड में देखूँ तो वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं। बट जब ये अप ट्रेंड आया तो अप ट्रेंड में वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा था कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है, बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग बेच चुके हैं और इसके बाद एक रिवर्सल आ सकता है। क्या आ सकता है? एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट में और एक अप ट्रेंड देखने को मार्केट में मिल सकता है। एंड ऐसा ही हुआ, मार्केट में एक अप ट्रेंड देखा गया। ये बेसिकली ये बताता है कि लोगों को अब मार्केट के नीचे गिरने पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, ऊपर से बिल्कुल अपोजिट है। अगर मैं देखूं तो लोगों को बेसिकली मार्केट के नीचे गिरने पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, लोगों को मार्केट के ऊपर बढ़ने पर अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए मार्केट्स ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड मार्केट को दिखाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन्होंने ऑब्जर्व करी थी, इसको ध्यान से देखिएगा। दैट बुल मार्केट्स एंड विद एक्सेसिव एक्टिविटी एंड बेसिकली एंड तो होती है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ, बट स्टार्ट होती है बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ। बेसिकली जो भी मेजर जब बुल मार्केट ख़त्म होने वाली होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? सबसे पहला तो जो लोग इतने लंबे टाइम से बुल मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जो भी बेसिकली नए ट्रेडर्स थे, इतने सारे लोग इस टाइम पे मार्केट्स में, जैसे ही बुल मार्केट स्टार्ट होती है, बुल मार्केट लंबी चलने लग जाती है, सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं कि भाई सबके पैसे बन रहे हैं, मैं भी बनाऊं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं। और जो लोग फंडामेंटल्स में विश्वास करते हैं या जो लोगों को लग रहा होता है कि यार मार्केट तो अब एक बबल बन चुकी है, जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे खरीदा था, वो लोग भी मार्केट में वापस आ जाते हैं और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेसिव लोग आ जाते हैं और एकदम से वॉल्यूम्स में एक स्पाइक देखने को मिलता है। तो इसलिए जो बुल मार्केट्स होती हैं वो जब ख़त्म होती हैं तो वहाँ पे एक्सेसिव एक्टिविटी देखने को मिलती है। बट जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है। सबसे पहले तो जो लोग बेच रहे थे उन लोगों ने बेचना बंद कर दिया, वहाँ पे अब बस कुछ खरीदने वाले लोग बचे हैं। तो वॉल्यूम्स हमेशा कम ही रहते हैं। धीरे धीरे जब लोग मार्केट को ऊपर बढ़ते देखते हैं तो फिर बाद में जाके वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं। तो बुल मार्केट स्टार्ट धीरे कम वॉल्यूम्स के साथ होती है, बट ख़त्म ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक बहुत मेजर बुल रन था निफ्टी 50 का। तो यहाँ जो बहुत मेजर बुल रन था, यहाँ पे बुल रन ख़त्म हो गया था। ये बेसिकली 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले का टाइम है। तो उससे पहले एक बहुत मेजर बुल रन चल रहा था निफ्टी 50 के अंदर। और जब ये बुल रन ख़त्म हुआ, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पाइक आया, एक वॉल्यूम्स में एक बहुत अच्छा स्पाइक देखा गया। नॉर्मल बुल रन इस पे चल रहा था एंड जब बुल रन ख़त्म हुआ तो एक मार्केट में एक स्पाइक देखा गया एंड उसके बाद एक बियर रन स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि जब ट्रेंड ख़त्म होता है, जब हमारा बेसिकली बुल रन ख़त्म होता है, तो एक वॉल्यूम्स में अक्सर एक स्पाइक देखा जाता है। अगर मैं अपोजिट में लेके चलूँ, जब बुल रन मेरा स्टार्ट होगा वो कैसे होगा? तो यहाँ पे मेरी नॉर्मल मार्केट्स चल रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट्स, तो मेरे जो वॉल्यूम्स थे काफ़ी हाई थे। अगर मैं देख सकता हूँ, ये देखिए
वॉल्यूम्स मेरे काफ़ी हाई चल रहे थे। बट अगर अब मैं देखूं मार्केट्स को, यहाँ से जो मेरा बुल रन स्टार्ट हुआ, अगर मैं यहाँ से देखूं तो एकदम से एक फॉल देखने को मिला है मुझे वॉल्यूम्स के अंदर। यहाँ पे देखें तो वापस वॉल्यूम बढ़ने लग गया है। जब एक थोड़ा टाइम हो गया है, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वापस लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है देखने की, वो ये, जब एक्सेसिव टाइम तक बियर रन चलता है तो बहुत से लोग भाग जाते हैं। बेसिकली बहुत से लोग भागने लग जाते हैं मार्केट से। तो जब लोग भागने लग जाते हैं तो वॉल्यूम अक्सर डिक्रीज कर जाते हैं। फिर जब जब बुल रन आता है, बेसिकली जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर बढ़ती है, तो जो बेसिकली बुल्स थे वो तो भाग ही गए हैं। जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं वो लोग भी कम होने लग जाते हैं। बुल्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मार्केट में बाय करे। बियर्स जो होते हैं वो पोजिशन नहीं लेते क्योंकि मार्केट्स ऊपर जा रही होती हैं। तो इस वजह से वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए बुल रन जो बेसिकली स्टार्ट होता है, जो बुल रन हमारा स्टार्ट होता है, वो हमेशा लो वॉल्यूम्स के साथ स्टार्ट होता है। तो ये कुछ चीजें थी हमारी यहाँ पे देखने के लिए, जो बेसिकली वॉल्यूम्स में इन लोगों ने हमें बताई थी। अब हम थोड़े से हमारे एंडिंग पार्ट में है, बट इग्नोर करने का ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको जो नई हमारी थ्योरीज है, जो कुछ करेक्शंस आई है, मेजरली डाउ थ्योरी सेम ही रही है और टेक्निकल एनालिसिस का काफ़ी हद तक बेस इसी थ्योरी से बना है। तो ये थ्योरी आपको अगर अच्छे से आ जाए तो टेक्निकल एनालिसिस आप बहुत इजीली सीख पाएंगे, तो काफ़ी हद तक। बट कुछ क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के और वो भी हमारे लिए जानना काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर क्रिटिसिजम्स की हम इस थ्योरी के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो ये है, ये लैगिंग इन नेचर है। लैगिंग इन नेचर कैसे? जैसे हमने ऊपर बात करा था भाई प्राइमरी ट्रेंड चेंज हुआ, हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े प्राइमरी ट्रेंड चेंज होने के कि भाई लोअर लो बना दे या फिर कन्फर्मेशन मिल जाए, जो भी है। इसमें हमारा प्राइमरी ट्रेंड तो ऊपर ही चेंज हो गया था ना, हमें पता ही नीचे, हमारा कन्फर्मेशन हमें नीचे पता चला था। तो इतना लॉस, इतना बेसिकली हमें प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हमें कम मिला, हम चाहते तो यहाँ निकल जाते, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा रहता। जो हमें इतना प्रॉफिट कम मिला, हमें इसलिए मिला क्योंकि जब हमारा ट्रेंड चेंज हुआ और जब हमें ट्रेंड चेंज का कन्फर्मेशन मिला, इसमें हमेशा एक टाइम गैप रहता है, जिसके कारण हमारे थोड़ा सा जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा थोड़ा सा कम रहता है। एक्चुअली चेंजिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ द चेंज, बेसिकली एक लैग रहता है इन दोनों के बीच में। बट एक अच्छी चीज़ ये है, इट विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज, कि थोड़ा सा देर में सही बट आपको ट्रेंड का रिवर्सल ये ज़रूर बता देगा और आपको लार्ज लॉसेस से ये बचा लेगा। अब ये जो बेसिकली इस तरीके से थ्योरी क्यों डेवलप करी गई, वो बेसिकली ये था, हिज बिलीफ वाज दैट इफ वन फोकस ऑन शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस। बेसिकली वो तो ये भी बोल सकता था कि भाई अगर मैं मानूं कि ये लीजिए भाई अब ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा सा नीचे गिरा, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। बट उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि मार्केट में अक्सर थोड़े से करेक्शन के बाद वापस एक अप ट्रेंड आ जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हैं उनका मानना ये था कि अगर हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन चेंज, अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे, विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ एरर ऑफ जजमेंट। बेसिकली जजमेंट के कारण काफ़ी सारे एरर्स होते हैं, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बार बार बेचने खरीदने से आपकी जो ब्रोकरेज है, जो आपका STT का जो हमारा टैक्स है, वो इतनी सारी चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा लगेंगी। एंड हाई टर्नओवर, बार बार पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बनाना, बार बार पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। थस उनका मानना ये था कि वन शुड फोकस ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। वो वापस यही बात को एम्फेसिस करते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड पे फोकस करें एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रॉन्गली आइडेंटिफाइंग द चेंज इन ट्रेंड। कि जब आपको कंफर्म हो कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब लंबे टाइम तक नीचे जाएगा, लंबे टाइम तक ऊपर जाएगा, तभी अपने पोजीशंस में बदलाव करिए एंड तभी कोई सिग्निफिकेंट चेंज लीजिए। आप गलत कम होंगे, लंबे टाइम तक पोजीशंस ले पाएंगे, बड़े प्रॉफिट्स कमाएंगे, ब्रोकरेजेस कम देंगे और ऑल ओवर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। सेकेंड जो इनका क्रिटिसिज्म आता है मेजर, वो ये आता है
डिफरेंट ट्रेंड्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली। इसके बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस करा था कि जो सेकेंडरी ट्रेंड है मान लीजिए वो, और प्राइमरी ट्रेंड में जो रिवर्सल है उसमें डिफरेंशिएशन जनरली नहीं आ पाता। बहुत बार माइनर ट्रेंड जो बेसिकली डे टू डे फ्लक्चुएशंस हैं और जो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है, बहुत बार उसमें भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा हो कभी कभार ऐसा मूवमेंट आता है एक दिन में ही मार्केट 10% गिर गई, या फिर अगर आप यूएस वगैरह की मार्केट्स देखेंगे तो वो 20% भी गिर जाती हैं एक ही दिन में। तो कुछ लोग समझ सकते हैं हो सकता है भाई ये एक कोई हमारा सेकेंडरी ट्रेंड आ गया, बट ऐसे केसेस में अक्सर देखा जाता है कि अगले दिन मार्केट 20% बढ़ भी जाती है। तो इसी वजह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड्स की लेंथ रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड्स की लेंथ में डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये इनका सबसे बड़ा जो हमारा सेकंड नंबर पे जो क्रिटिसिज्म था बेसिकली डाउ थ्योरी का यही था। एंड अगर हम थोड़ा सा इसे आगे पढ़े, प्राइस स्विंग इज डिफिकल्ट टू असाइन टू अ ट्रेंड टाइप, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, यही था। सेकेंडरी ट्रेंड बिगिनिंग ऑफन लुक्स लाइक प्राइमरी ट्रेंड बिगिनिंग। जो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है और जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड है अक्सर हमारा सेम ही लगता है। इसके कारण आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था फिर थोड़ा सा नीचे गया, आप वहीं पे सेल करके अगर आप शॉर्ट चले जाएं तो आप सोच सकते हैं भाई अब तो ये प्राइसेस हमारे नीचे जाने थे, बट वो हमारा सिर्फ सेकेंडरी ट्रेंड ही निकला, प्राइमरी ट्रेंड में रिवर्सल नहीं निकला एंड प्राइसेस वापस हमारे ऊपर जाने लग गए हैं। तो आप यहाँ पे नुकसान में आ जाएंगे। आप प्रॉफिट गंवाने की बात तो छोड़िए, यहाँ पे आप नुकसान में भी आ सकते हैं ऐसी चीज़ों के कारण। एक जो कुछ माइनर बेसिकली जो माइनर क्रिटिसिज्म है जो लोग कहते हैं वो ये है, सम ऑल्सो आर्ग्यू दैट डाउ थ्योरी इज टू स्पेसिफिक इन इट्स रूल। जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी कि नहीं आपको कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, लोअर लोज बनने चाहिए, या फिर आपको उसके साथ साथ आपकी जो सेकंड एवरेज है उसके साथ भी वो उसे कंफर्म करे, वॉल्यूम के साथ भी कंफर्मेशन मिले। तो काफ़ी स्पेसिफिक है अपने रूल्स में, रिक्वायरमेंट्स में। अब जैसे कि एक और चीज़ है लाइक रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू आइडेंटिफाई चेंज इन ट्रेंड। जो चेंज इन ट्रेंड है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टिपिकल हो जाता है, आपको काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक और जो मेजर एजम्पशन है वो ये है कि डाउ सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ही एम्फेसिस देता था। मींस मान लीजिए ये आपका लेवल था जिसको आप ब्रेकआउट करने की सोच रहे थे, एंड अगर आपने कैंडल्स देखी हैं तो ये हमारी बेसिकली हमारे पूरे दिन की मूवमेंट कुछ ये थी, बट इंट्रा डे में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करा था, तो डाउ इस चीज़ को नहीं मानेगा। डाउ इसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब पूरा इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा सिर्फ तभी इसे ब्रेकआउट माना जाएगा। इसी के बीच में एक स्मॉल उसमें एक और बात थी कि एनी ब्रेकआउट न्यू लेवल, बेसिकली अगर छोटा, ये यही कहना चाहते हैं इस लाइन में कि अगर छोटा मोटा भी ब्रेकआउट आ जाता है, मान लीजिए हमारा ये लेवल था, इससे अगर प्राइस बस इतना सा ही बाहर आ जाता है, इतने से प्राइस ही अगर इतना सा भी बाहर अगर क्लोजिंग दे देता है तो इसे ब्रेकआउट माना जाएगा। बेसिकली इसे माना जाएगा अगर हम ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं, कोई भी ब्रेकआउट देख रहे हैं, अगर हम इस लेवल को देख रहे हैं थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता है तो ये इसमें बेसिकली माना जाएगा कि अब से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। बट अगर आपने मार्केट में थोड़ा बहुत भी काम करा है तो आपको पता चलेगा अगर हम कोई स्पेसिफिक लाइन ले ले उससे बहुत बार थोड़ा सा ऊपर निकल के मार्केट्स वापस नीचे आ जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। अगर मैंने कोई मान लिया भाई 101.3 मेरा लेवल है, उससे मार्केट थोड़ा भी ऊपर निकली तो एकदम से बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट ऐसे टाइम होराइजन्स नहीं होते। आप जैसे जैसे मैच्योर होंगे आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस में अक्सर जोन्स पाए जाते हैं रेदर देन अ स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बहुत से केसेस में रहते हैं बट अक्सर जोन्स पाए जाते हैं, तो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स कभी नहीं रहते। डाउ की ये बेसिकली मिस्टेक थी कि एनी ब्रेक टू न्यू लेवल डजंट मैटर हाउ स्मॉल इज सिग्निफिकेंट, puts a lot of emphasis on small price changes। small price changes पे काफ़ी ज़्यादा emphasis ले आता है। बेसिकली स्मॉल प्राइस चेंजेस में ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस लेके आ जाती है, जिसके कारण बेसिकली मिस ट्रेड्स आ सकती हैं या फिर मिस डायरेक्शन बेसिकली ट्रेडर्स को मिल सकती हैं। तो ये सारी बात थी हमारी डाउ थ्योरी के बारे में, ये सारे क्रिटिसिज्म्स थे, ये सारी थ्योरी थी। ये आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। होप करता हूँ आपको लेक्चर ये पसंद है और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही लेक्चर्स में बने रहें। धन्यवाद टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर देखने के लिए।